क्या वो पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज बात करेंगे एडवोकेट हरिओम भारद्वाज जी से, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्राइम के एडवोकेट है। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। आज हमारे बीच में है हरिओम भारद्वाज जी। सर नमस्कार हमारे खास प्रोग्राम में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और बैचलर कहाँ से हुई? जी सर, मेरा जो फर्स्ट स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो गांव सिलुआ के हम रहने वाले हैं और वहीं से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद में 6 to 10 काकोरी शहीद इंटर कॉलेज जो आज है वो कभी काकोरी शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, खुटार में है। उससे मेरी जो है शिक्षा हुई थी और सन 1988 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात पुबाया इंटर कॉलेज पुबाया से मैंने फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट किया था, +2 +1 किया था। ये मेरा 1990 में मेरा इंटरमीडिएट क्वालिफाई हुआ था। एंड देयरफॉर देन मैंने एडमिशन लिया है जीएफ कॉलेज में शाहजहांपुर में। बीए से और एमए तक की शिक्षा मैंने जीएफ कॉलेज में हासिल की है और एमए मैंने इकोनॉमिक्स से किया था। उसके बाद में एमए इंग्लिश जो है मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद में एलएलबी मैंने लखनऊ से किया था। 97 में मैंने एडमिशन लिया था लखनऊ में और 99 में मेरी एलएलबी पूरी हुई थी। एंड देयर आफ्टर प्रैक्टिस में मैं आ गया था सन 2000 में, प्रैक्टिस में मैं आ गया था और तब से करीब 22 साल हो रहे हैं। तो काफ़ी खट्टे मीठे अवसर आए हैं और केसेस आए हैं, काफ़ी केसेस किए हैं, हजारों केसेस किए हैं, बड़ा एंजॉय करके केसेस को किया है। मेरा जो इंटरेस्ट है खास तौर पे क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग का रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्कूलिंग स्नातक, बैचलर एंड परास्नातक हमने टीचिंग भी की है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपको वकालत के पेशे में आने के लिए किसने प्रेरित किया? मेरा 1995 में मेरा सिलेक्शन हुआ था लेखपाल पद के लिए। उस समय जिलाधिकारी महोदय डीटी मिश्रा, भगवत प्रसाद मिश्रा डीएम साहब हुआ करते थे, उन्होंने किया था। उसके बाद में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी क्योंकि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी के लिए मेरा रिटर्न हो गया था और इधर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो उसमें इंटरव्यू में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे थे, ज्ञान का प्रयोग वहाँ काम नहीं आया, तो उसमें मैं बाहर हो गया। मैं अपनी पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तभी साथ के लोग जो लोग थे वो लोग एडमिशन ले लिए थे एलएलबी में। तो कहा कि यार खाली बैठे हो, ये तैयारी कर रहे हो, एक डिग्री हो जाएगी, कर लो यार, नहीं करना कोई बात नहीं, टीचिंग तो कर ही रहे हो। अच्छी कोचिंग, मेरिटल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग थी, इंग्लिश की ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते थे और अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ाया। लेकिन उसके बाद में हमारा जो रहा है एलएलबी में एडमिशन ले लिया, एलएलबी कर लिया। सन 2000 में ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की। मेरी धर्मपत्नी जो है वो इत्तेफाक से सर्विस में थी। उन्होंने कहा कि इसमें तो आपको आगे जाने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष करना है तो एलएलबी आप पास आउट हो ही। वो भी एलएलबी पास आउट थी, सर्विस भी कर रही थी। उनके सजेशन से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और सन 2000 में प्रैक्टिस में आ गया। तो ये कहावत पूरी कहा जाए तो देखा जाए तो ये कहावत पूरी सत्यता सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि अपनी वाइफ के सहयोग से वकालत के पेशे में आए, तो किसी ने सही कहा है कि कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। तो यहाँ पर यह कहावत सत्य होती हुई नजर आ रही है। आइए जानते, वकील साहब, हमारे दर्शकों ने कमेंट करके हमको बताया कि आप क्राइम के खास
जानकार हैं, तो कुछ उन दर्शकों के सवालों को हम आपके बीच रखना चाहते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने पर मुलजिम को तलब करने का क्या आधार है, कानून क्या कहता है, थोड़ा इस पर जो है विस्तार से स्पष्ट कीजिएगा। जी सर, इस पर सीधा साधा के लॉज हैं। पहला तो ये कि क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है, सुसंगत साक्ष्य मौजूद है। उन साक्ष्यों की, उन एविडेंसेस की, उन सबूतों की अनदेखी करने पर जो फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, अच्छे डॉक्यूमेंट्री सुसंगत साक्ष्य मौजूद हैं, विवेचक उसकी अनदेखी करता है, मुलजिमान को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, तो तलबी का आधार अलग है। और विवेचना में अगर अभियोजन पक्ष ने, मुद्दई पक्ष ने, जो पीड़ित पक्ष है, उसने विवेचना में सहयोग नहीं किया या पुलिस ने सहयोग लिया नहीं, उस स्थिति में मुलजिमों को तलब करने के आधार अलग होते हैं। अब बात आती है कि कौन से तथ्य छोड़ दिए गए, कौन से एविडेंस ऐसी मजबूत एविडेंस थी, तो उसको उदाहरण से समझाते चले। अभी मैंने एक मर्डर केस किया, तो वो यहीं शाहगंज का है। उस लड़के की डेड बॉडी एक उडन्ना तालाब में पाई गई। रोजा थाना क्षेत्र का केस है, 302 का। तो पुलिस ने उसमें फाइनल वो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। मैं थाने में के जो कोतवाल हैं उनसे मिला, एसपी साहब से मिला। उन्होंने कहा इसमें कुछ है नहीं, ये सुसाइड है और इसमें कुछ है नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती। मैंने पोस्टमार्टम निकलवाई। पोस्टमार्टम में मैंने देखा कि उस मृतक के, विमल नाम था उसका, उस मृतक के जो श्वास नली थी, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, उसमें डर्ट पार्टिकल थे। पानी के साथ में मिट्टी के कण होते हैं, वो मौजूद थे, जो कि मृत अवस्था में लाश को किसी को डाल दिया जाए तो भी ट्रैकिया तक पहुंच जाते हैं। परंतु जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में जो डर्ट पार्टिकल है पानी के साथ तभी जाएंगे जब श्वसन होगा, व्यक्ति सांस लेगा। तो मैंने ये पकड़ा कि जो फेफड़े हैं उनमें डर्ट पार्टिकल नहीं पाए गए, ट्रेकिया तक ही डर्ट पार्टिकल पाए गए हैं। इट मीन्स पहले उसकी हत्या की, उसके बाद उसको पानी में डाल दिया गया डेड बॉडी को, इसलिए डर्ट पार्टिकल उसमें नहीं पाए गए। अगर डर्ट पार्टिकल फेफड़ों में भी पाए जाते, इट मीन्स उसने डूब करके खुद आत्महत्या किया। लेकिन यहाँ पर ट्रैकिया तक ही डर्ट पार्टिकल पाए गए, इसलिए ये क्लियर हो गया कि उसकी पहले हत्या की गई, उसके बाद में इसको पानी में मौका पकड़ कर डाला गया। मैंने इसी बेस पर अपना केस तैयार किया, 156(3) में रिट फाइल किया। इसी ग्राउंड पे मैंने आर्गुमेंट किया, कोर्ट ने कंसीडर किया और एफआईआर का आदेश हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। मुलजिमान से मिलकर के पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब वहां क्या था, अब देखिए जहां पे हम थे वहीं पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी, डेड पार्टिकल मौजूद थे, कहाँ ट्रैकिया तक, लेकिन नहीं थे कहाँ, लंग्स तक। माने पहले हत्या और फिर उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया। हत्या थी, कंसील कर लिया, मुलजिमों को लाभ पहुंचाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फिर मैंने प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट के दो आधार होते हैं। पहला 191(b) सो मोटो तलबी, स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाता है। अगर सुसंगत साक्ष्य मौजूद है, अभिलेखी साक्ष्य मौजूद है, पुलिस ने उसकी अनदेखी की है, तो उसको एफआईआर को निरस्त करके मुलजिमान को सीधे डायरेक्टली तलब कर लिया जाता है, सेक्शन 191(b) CRPC। तो इसी में तलबी इसमें होनी है, इस केस में, जिसकी मैंने भी चर्चा की है। परंतु जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभियोजन कथानक को, प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट नहीं करता है, उस स्थिति में क्या होता है कि या तो प्रोसिक्यूशन ने विवेचक का विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया, या
पुलिस ने निजी स्वार्थ में उसका अभियोजन पक्ष का साक्ष्य ना लेकर के, उसकी बात ना सुन करके मुलजिमों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो उस स्थिति में 191A में तलबी का आधार बनता है। उसमें क्या होता है? फाइनल रिपोर्ट निरस्त, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर दे दिया जाता है। वो अपना बयान दे, वादी गवाह जो है वो अपना बयान दे, उन दोनों के बयानों के पश्चात फिर उस पर आर्गुमेंट और जो साक्ष्य आया है न्यूली, उस साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान को तलब कर लिया जाता है। तो ये दोनों चीजें हो गई क्लियर आपकी। एक तो वो क्लियर हो गई आपकी तलबी कैसे होती है, तलबी का आधार क्या है। दूसरा जो वो है जो ड्राउनिंग वाले ड्राउनिंग डूबने के जो है, पानी में डूबने या डुबा के मारने के जो होते हैं वो होते हैं आधार होते हैं। जिस आधार से अभी आपने बताया कि लंग्स तक उसके पाया गया, तो मुझको कहीं ना कहीं ज्ञात हो रहा है कि आप मेडिकल में भी एक्सपर्ट हैं। 94 से मेडिकल को पढ़ते चले आ रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो चोटें दर्शाई जाती हैं वो किस हथियार से लगी होती हैं, कैसे होती है, ये इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मेडिकल रिपोर्ट देख करके कैसे पता चलता है कि ये चोटें किस वेपन से पहुंचाई जाना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, यही ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब मेडिकल होता है तो चोटों का आकार लिखा होता है, साइज ऑफ इंजरीज, चोट की लंबाई, चोट की चौड़ाई, चोट की गहराई, जो कि सेंटीमीटर में डॉक्टर्स हमारे अंकित करते हैं। लंबाई और चौड़ाई और गहराई, गहराई माने फोर्स, गहराई से पता चलता है गहराई कितनी है। डेप्थ वो फोर्स से पता चलते है कि कितना फोर्स लगा होगा, वेपन कितना वजनदार हुआ रहा होगा। अब आती है बात लंबाई चौड़ाई की, उससे कैसे पता चलता है? पहले तो कई तरीके की इंजरीज होती हैं। घाव बहुत तरीके के होते हैं। एक लैसरेटेड वुंड होता है, फटा हुआ घाव, कुंद वस्तु से पहुंचाया जाता है। कुंद जानते हैं? ब्लंट ऑब्जेक्ट, जैसे लाठी डंडा है, पटरी पटरा है, या गन्ना जैसे होता है ना, जो ऐसी चीज होती है, मोथरी चोटी होती है, उससे उसका जो घाव आएगा वो फटा हुआ। अगर ब्लो जो प्रहार है वो हैवी होगा, ब्लो जबरदस्त होगा, तो उसमें चोट फट जाएगी। अगर प्रहार हल्का है तो कंट्यूजन आएगा, नीलगू चोट आएगी, नीलापन पड़ जाएगा, नीला सा पड़ जाता है। अब आपने पूछा है कि कैसे पता चलता है वेपन। अब जैसे अमूमन डंडा और लाठी, उसकी चौड़ाई क्या होती है? पतला डंडा है 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, उससे थोड़ा मोटे साइज का है 1.5 सेंटीमीटर। लाठी अमूमन थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, फिर जो है 2 सेंटीमीटर। जब प्रेशर उस पर पड़ता है तो थोड़ा और फैल जाती है, 2 क्लियर आ जाता है। तो ये चौड़ाई से पता चल गया, और लेसरेशन से पता चल गया, या जो कंट्यूजन है नीलापन, उससे पता चल गया कि ये कौन सा वेपन है। और लंबाई कैसे पता चलती है? कि वेपन में जो लंबाई है ना, स्थान का प्रभाव पड़ता है। सिर पर पड़ेगी तो लंबाई चोट की कम आएगी, पीठ पे पड़ेगी लंबाई ज्यादा आएगी, पेट पे पड़ेगी लंबाई ज्यादा आएगी, लेकिन वही हाथ पे बाजू पे पड़ेगी तो लंबाई कम हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो कम नहीं होगी। तो लंबाई चौड़ाई से हम जानते हैं कि किस हथियार से किस टाइप का ब्लंट ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है कि जो धारदार हथियार है, धारदार जो हथियार होता है उसकी जो चोट आती है वो कटा हुआ घाव, उसे कहते हैं इंसाइज्ड वुंड। तो वो क्लियर कट होता है, उसके जो सिरे होते हैं किनारी, वो क्लियर कट होती है, अंदर दबे हुए नहीं होंगे, ऊपर उभरे नहीं होंगे, क्लियर कट होगा। इट मीन्स धारदार हथियार चोट है। उसके बाद में इस टाइप का, जैसे हंसिया है, हंसिया का बार जो होगा तो सीधा मारेंगे तो पहला थोड़ा सा गहरा देगा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा, उसके से 2 mm चौड़ा, और कम से कम डेप्थ भी उसकी आएगी 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर आएगी।
तो ये हथियार का हो गया, फिर बाद में खींचा जाएगा। चाकू है, उसका भी क्लियर कट आएगा। तो उससे हमें जो है अंदाजा लगा। लंबाई चौड़ाई गहराई से हमें पता चल जाता है कि ये इसका है। अब जैसे बांका की है, कांता की है, कांता की जो होगी उसके क्लियर कट होगी, लेकिन जो सिरे हैं वो बाकी के जो धारदार हथियार छोटे हैं उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं, वो देखने से पता चल जाता है। मेरे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो मेरे जैसे मेरी नज़र गई उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई स्थान की, तुरंत वो चोट मेरे सामने आ जाती है कि ये चोट है। माने मेरे सामने लंबाई चौड़ाई कम, मेरे सामने वो चोट आ जाती है कि ये चोट है, इस जगह पे है। तो ये होता है। और होता है पंक्चर्ड वुंड, जैसे कोई चीज़ भोंकी जाए, कोई चीज़ जो पतली नुकीली चीज़ है उसको उसेड़ दिया जाए, जैसे चाकू। चाकू जो सीधा सीधा मारेंगे तो उसे पंक्चर्ड वुंड कहते हैं, पंक्चर कर देना है। तो वो उसमें डेप्थ ज़्यादा होती है, डेप्थ ज़्यादा है तो वो पंक्चर्ड वुंड हो गया। एक होता है स्टेप वुंड, सूजा जो है स्टेप वुंड होगा, वो एक नीडल घुसेड़ दे किसी को, स्टेप वुंड होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ज्ञात इस तरीके से साइज आप इंजरी से पता चल जाता है कैसे कैसे औजार हैं और कितने लोग मारने वाले हैं। सर जैसे आपने अभी ये तो बता दिया हथियार इस तरीके से पता लग जाता है कि ये होता है, ऐसे ही जो मारने वाले तक पता चल जाते हैं। अच्छा। जैसे कि मान लिया लंबाई तो कोई हो सकती है चोट की, लेकिन चौड़ाई कम ज्यादा होने से हथियार की नेचर पता चल जाती है। तो कितने तरीके की चौड़ाई वाले चोटें हैं, तो जितने तरीके की अलग अलग चौड़ाई मल्टीपल टाइप की चोटें मौजूद हैं तो उतने तरीके के हथियार हो गए। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मारने वाले इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने हथियार हैं। इतने हथियार। तो सर जितने हथियार होंगे उतने मारने वाले होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सर एक सवाल और जहन में आता है, पॉइजनिंग के केस में आपको कैसे पता चल जाता है कि मृतक ने खुद आत्महत्या की है या धोखे से किसी ने जहर खिलाकर, जहर खुद खाया है या किसी ने धोखे से खिला दिया है। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, 2 प्रकार के 2 तरीके के विष होते हैं। एक तो सुसाइडल पॉइजन होता है, दूसरा होमिसाइडल होता है। सुसाइडल पॉइजन कौन सा होता है? जिसमें गंध होती है, बदबू होती है, उसे कहते हैं सुसाइडल पॉइजन। उसको कोई धोखे से नहीं खिला सकता। अच्छा। जिसमें गंध होती है, बदबू होती है, उसको धोखे से कैसे खिलाया जा सकता है? तो खुद ही खा लेगा, तो खुद ही जान जाएगा। वो जानबूझ के ही खाया जाता है, तो उसे कोई खिला नहीं सकता जबरदस्ती। कब खिला सकता है? वो जबरदस्ती खिलाएगा भी तो उसके शरीर पर संघर्ष चिन्ह होंगे, स्ट्रगल मार्क्स होंगे। भाई हम आपको, यानी कि चोट के निशान। हाँ, जबरदस्ती के निशान, कहीं पर कोई नाखून लग जाए, घर्षण, जबरदस्ती के चिन्ह तो समझ रहे हैं ना, स्ट्रगल मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो अगर उसके शरीर पर कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, संघर्ष चिन्ह नहीं है, और उसने जो विष खाया है उसके मुंह से बदबू ही आ रही है, या उसे उल्टी हुई है, या झाग निकल रही बदबू आ रही, इट मीन्स उसने सुसाइडल विष पिया है। अगर उसके शरीर पर संघर्ष चिन्ह है तो माने उसके जबरदस्ती सुसाइडल विष पिलाया गया है। परंतु जो होमिसाइडल विष होता है वो ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है, माने उसका कोई रंग नहीं होता है और उसका कोई गंध नहीं होती, उसकी कोई गंध नहीं होती, उसका कोई रंग नहीं होता। मिला दिया वो आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें विष पड़ा हुआ है। जैसे जहर पुराने के लोग बिस्किट में, केले में, सेब में इंजेक्ट करके इस तरीके से तमाम तरीके से नहीं खिला देते हैं, तो वो होमिसाइडल विष होते हैं। तो ये पता चल जाता है कि होमिसाइडल है तो धोखे से खिलाया गया है, और जबरदस्ती की गई है तो ऐसे तो कौन सा वाला है? आत्महत्या ही है। आत्महत्या ही है। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि पानी में डूबने से, ठीक है, मेडिकल की चोटों से कैसे पता चल जाता कौन सा हथियार, और यहाँ तक कि ये भी क्लियर हो गया कि पॉइजनिंग के केस। लेकिन एक अहम केस हमारे जहन में आता है जो अक्सर देखा जाता है कि बहू बेटियों को जला दिया, यानी कि बर्निंग केस में आप कैसे पता चल जाता है आपको कि ये आत्महत्या का है या किसी ने इसके साथ प्रहार करके जला दिया? यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न आपके पैदा होते हैं। पहला ये कि उसने खुद अपने को आग लगाई है या किसी ने लगाई है। 2 हो गए, 2 तरीके हो गए। अब खुद लगाई है तो क्या स्थितियां बनेगी, कैसे पता चलेगा कि खुद लगाई है? जी।
अगर कोई व्यक्ति ने, अच्छा हाँ, दूसरा चीज क्या है कि जलाकर पहले मारा गया और बाद में जलाया गया। हाँ, ये भी संभव हो सकता ये आप नहीं पूछा लेकिन हम बता हाँ, ये रहे भी हैं। संभव हो सकता है। तो खुद लगाई है या किसी ने लगाई है, या हत्या कर दी उसके बाद जलाया है। दो स्थितियां। तो पहला वाला हत्या करके जलाया गया है उसका बताते हैं। जी। अगर हत्या करके जलाया गया है तो उसकी जो ट्रेकिया है, श्वास नली, उस श्वास नली में स्मोक पार्टिकल और ब्लैकनिंग, कालापन, वो पीएम रिपोर्ट में नजर आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अगर हत्या करके, हत्या करने के बाद जलाओगे तो श्वास तो लेगा नहीं। जब श्वास नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ट्रेकिया में और लंग्स में जो धुएं के कण हैं, स्मोक पार्टिकल्स और थोड़ा बर्निंग से कालापन, ट्रेकिया में गर्म धुआं जाता है ना, तो ट्रेकिया काली पड़ेगी और उधर धुआं है वो काला करता है। तो स्मोक पार्टिकल और ब्लैकनेस ये ट्रेकिया में नहीं आएगी अगर मार करके जलाया गया है तो। अब अगर खुद जला है, व्यक्ति ने खुद अपने को आग लगाया है, तो कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि एक तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को आग लगाता है तो आपको पता है कि दर्द में, पीड़ा में वो बचने की कोशिश करता है। तो जब बचने की कोशिश करेगा, भागेगा, तो उसके जो तलबे हैं वो जमीन की सतह से सटे रहेंगे, टच होंगे। तो ऐसी स्थिति में उसके जो तलबे हैं वो नहीं जलेंगे। रेडनेस तो आ सकती है, क्योंकि जब पैर उठाएगा तो लपट में हल्की रेडनेस तो आ सकती है, लेकिन जलेंगे नहीं वो। और अगर किसी ने जलाया है तो जाहिर सी बात है उसको बांधा गया होगा, तलवे भी जल जाएंगे, तो उसके तलवे जरूर जलेंगे। और प्लस ट्रेकिया में, क्योंकि वो जिंदा है, श्वास लेगा, ट्रेकिया काली पड़ेगी, ट्रेकिया में स्मोक पार्टिकल होंगे, लंग्स में स्मोक पार्टिकल्स होंगे, ये सब होता है। उससे हम जान जाते हैं कि क्या स्थिति है, किन हालात में ये घटना कमिट हुई है। जैसा कि अभी बहुत से सवालों को स्पष्ट किया गया, लेकिन मेरा अंतिम और अहम सवाल आपसे रह गया है कि डीडी क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे करना चाहिए, मुल्जिमान को बचाने के लिए डीडी कैसे तोड़ा जाता है, इस विषय पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए वकील साहब। डीडी जो है, अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। ये अपेक्षा की जाती है कि मरते समय कोई व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता। भले ही झूठ बोल रहा हो अलग बात है, लेकिन ये कानून अपेक्षा करता है, ऐसा विश्वास करता है कि मरते समय कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्योंकि संतान से उसका नाता टूट रहा होता है। तो वो रिकॉर्ड कैसे होगा? अब वो बच गया तभी तो रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो एक तो अविलंब होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसकी सूचना होनी चाहिए। जो भी आजकल के समय में या तत्कालीन जब जिस समय में माध्यम थे, उन माध्यमों से डीडी रिकॉर्ड होना चाहिए। पहली बात तो डीडी मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है, पुलिस थाने तक ही पहुंच पाता है, तो पुलिस भी रिकॉर्ड कर सकती है। अब कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके जीवन को बचाना भी जरूरी है। अगर समय है तो बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा उसको, डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन विश्वसनीय जो डीडी मानी जाती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की हुई मानी जाती है, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर ये दोनों इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये टेम्परिंग कर सकते हैं, मुद्दे जो अभियोजन पक्ष है उससे मिलकर के कुछ न कुछ कर सकते हैं। कर तो कोई सकता है वैसे, बिल्कुल। अब बात आती है कि पुलिस जब रिकॉर्ड करेगी तो डीडी कोई रिकॉर्ड करे, चाहे पुलिस करे, चाहे डॉक्टर करे, चाहे मजिस्ट्रेट करे, सबसे पहले ये क्लैरिफाई किया जाता है कि वो व्यक्ति, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या सही बात कहने की स्थिति में है। पहली बात तो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, अगर बोल पा रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो उससे कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। ये कुछ बता पाता है तो उससे मानसिक स्थिति पता चल जाती है
मानसिक स्थिति जानने के बाद ही डीडी रिकॉर्ड होना चाहिए, पहला तरीका है ये। उसके बाद में डीडी रिकॉर्ड किए जाने के समय डीडी रिकॉर्ड करने वाला और जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है विक्टिम, उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीडी पर कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता उसकी नहीं है, क्योंकि अगर कोई पास में खड़ा है तो उसको डरा धमका सकता है, उसके डर में वो सही बात नहीं बोल सकता है, इसलिए वही होना चाहिए। तो इन हालत में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात आती है कि रिकॉर्ड किया गया, जब आश्वस्त हो गए उसके बाद में रिकॉर्ड कर लिया गया, अब उसकी मरीज की जो फिजिकल सिचुएशन क्या है, जैसे जला वाला बर्निंग का केस ले लीजिए, जला हुआ व्यक्ति जो है वो कितना जला हुआ है, 1 to 3 डिग्री बर्न इंजरी अगर है, 1 से 3 डिग्री तक, माने जो तीसरी चौथी 7वीं परत तक जला हुआ है, तो इसका मतलब गंभीर जला है। जब गंभीर जला है तो जलने में उसको टाइम लगा है, माने उसकी ट्रेकिया इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब घायल हो गई है गर्म धुएं से, गर्मी से, ताप से, और पार्टिकल भी पहुंच जाते हैं। तो ज्यादा जला हुआ है तो जाहिर सी बात है 1 to 3 डिग्री बर्न इंजरी अगर है तो माने ज्यादा जला है, वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति में भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है डॉक्टर ने या मजिस्ट्रेट ने, तो उसको तोड़ना हम लोगों के लिए आसान होता है। तो उसको वहीं से लेके चलते हैं कि उसकी मनोदशा क्या थी उस समय, आपने कौन कौन सवाल पूछे थे। अमूमन हम देखते हैं जो भी डीडी हमारे सामने आए हैं तो ये लोग मनोदशा को नहीं पूछते। मतलब ये इस केस में आप फिर से जीरो से शुरू कर देते हैं। जीरो से शुरू करना पड़ता है, तो ये देखना पड़ता है हमें कि मरीज की स्थिति क्या है, क्या सवाल पूछे गए थे कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, पूछते नहीं है, सीधे सीधे लिख लेते हैं कि उसने ये बताया। अरे उसकी मानसिक स्थिति देखो, कभी कभी वो इशारे करने की स्थिति में ही होता है, अगर इशारे करके बताता है तो उसे तो एक्सपर्ट ही इशारे वाली बात पर रिकॉर्ड करेगा। तो जो मूक बधिर वाले लोग होते हैं, ऐसे एक्सपर्ट को साथ लिया जाता है, इसके इशारे का मतलब क्या है, उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं किया गया है, अगर वो कह रहा है इशारे से उसने ये बताया है तो हमने इसको लिखा है, तो वो इशारे तुम्हारे पास, तो उसके लिए विशेष शिक्षा नहीं है उस डॉक्टर के पास या मजिस्ट्रेट के पास, तो वो तो विशेष शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति ही समझ पाएगा क्या इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया जाता तो तोड़ना सब। तो कई तरीके हैं और कुछ चीजें हमने आपको बता दी है कि इस तरीके से डीडी रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे लोग करते हैं और वैसे नहीं होता तो उसका फायदा हमें मिलता है और उसको हम तोड़ देते हैं। अभी एक 304B का दहेज मृत्यु का ही केस था हरदोई का, अंकुश के नाम से है, उसमें हमें डीडी तोड़ने के लिए ले जाया गया था, मैंने डीडी तोड़ दिया, सभी मुझे बाहर है, ईश्वर ने चाहा वो केस भी डिसाइड हो जाएगा और वो सब बरी होंगे। तो वकील साहब, जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से। जो शिक्षा होता है जो हमें विद्यालयों से मिलती है, स्कूल कॉलेज से मिलती है, उसे शिक्षा कहते हैं, जो किताबी ज्ञान है। लेकिन जो असल ज्ञान है, जो तार्किक ज्ञान है, जो मूलभूत ज्ञान है, जो गहरा ज्ञान है, वो ज्ञान आपको लर्निंग से आता है। जितनी लर्निंग, जितना मनन, जितना चिंतन करेंगे पढ़ने के बाद, आप 10 पन्ने कतई न पढ़ें, पूरी किताब कतई नहीं पढ़े, 2 पेज पढ़ें, लेकिन लिखने वाले ने किस इंटेंशन से उस चीज़ को लिखा गया है, कानून जो पढ़ रहे हो तो कोर्ट ने उसको एक्सप्लेन किस इंटेंशन से किया है, किन किन चीज़ों को डिस्क्लोज किया है। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी डीप में जाकर के, कानून का विषय जो काफ़ी गहरा है, तो इसलिए पहली बात तो अच्छे ज्ञान के लिए व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन, जिज्ञासु और विद्यार्थी अपने आप समझना चाहिए, और जिज्ञासु होगा उसे ज्ञान मिलेगा, लर्निंग से वो ज्ञान अच्छा प्राप्त करेगा। तो हमारी नई पीढ़ी के लिए यही सजेशन है कि वो शिक्षा प्राप्त करके तो आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, लेकिन लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, चिंतन और मनन ज़्यादा करें, पढ़ें, उसके बाद उस पढ़ने के बाद उसके जो डीपली कई एंगल होते हैं, कोई चीज़ सोचने के कई एंगल्स होते हैं। जैसे कैसे होते हैं एंगल्स,
ऐसे चिंतन मन किया जाता है। जैसे एक दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं, आधा गिलास पानी भर के रख दिया गया, एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है जो सीधा सीधा सोचने वाला है, उसे भी प्यास लगी है, दूसरा बैठा उसे लगी है। एक कहेगा आधा गिलास पानी है, अरे इसको क्या पिए, आधा गिलास है, पूरा होता तो पीते। लेकिन दूसरा क्या सोचता है, अभी आधा है पी लेते हैं, बाद में आधा और मिल जाएगा तब फिर पी लेंगे, तब तक प्यास उसकी बुझ जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। कानून इससे आगे जाता है। कानून ये कहता है कि आधा पानी से भरा है और आधा आकाश और हवा से भरा है, माने गिलास पूरा भरा है। कानून हमें यह सिखाता है, विधि हमें यह सिखाती है। तो दूसरी बात जो है, अधिवक्ता पेशे में टेंशन बहुत होता है। जो क्लाइंट आता है फीस दे करके अपनी समस्या को वकील साहब को दे के चला जाता है। आया, बात हुई, फीस दी, अपनी समस्या पकड़ा दी, अब फीस देने का वो निश्चिंत हो गया कि अब हमने जो है केस वकील साहब को सौंप दिया, सब समझा दिया, पैसा दे दिया, अब वो जाने अपना काम, वो जाने जैसे चाहे करें। तो वो टेंशन मुक्त हो जाता है। वो टेंशन मुक्त हो जाता है और वकील साहब टेंशन युक्त हो जाते हैं। हाँ? तो अब अधिवक्ता जो है अपने आप को टेंशन मुक्त कैसे करेगा? तो एक ही तरीका है कि उसे स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा। अगर अधिवक्ता स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो वो अपने आप को सामान्य सदैव बनाए रखेगा। माने बिजी के साथ इजी होना बहुत जरूरी है। आप बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजी होना बहुत अच्छी बात है, बिजी हो। बिजी नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से? काम करेंगे तो पैसा आएगा। और अगर बिजी के साथ इजी नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे पास शुरुआत में जब कोई एक दो केस लगे होते थे, मेरी शुरुआत ही सेशन ट्रायल केस से हुई। बेल सेशन ट्रायल 304B शुरुआत हुई। पहली तहरीर मैंने 304B की ही लिखी सेशन ट्रायल से। SC ST एक्ट के ट्रायल से मेरी शुरुआत हुई। तो 11 महीने मैंने इंटर्नशिप की केवल, 12वें महीने अपनी सीट डाल दी। तो पढ़ना मेरी मजबूरी हो गई। अब आज क्या स्थिति है, क्रिमिनल का तो हम कर ही रहे हैं, कंपनीज का, कंपनी एक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उससे कंपनियों का काम होता रहता है। मिसलेनियस तमाम सर्विस मैटर और जो है दुनियादारी जो भी है वो चीज़ आती है, वो कर होता रहता है। लेकिन मेरा सिविल में हाथ टाइट है, रेवेन्यू में हाथ टाइट है। क्रिमिनल में अब इतना समय भी हो गया है और थोड़ा इंटरेस्ट की बात होती है, क्योंकि मेडिकल में बड़ा लगाव है, तो इसलिए क्रिमिनल में तो मेडिकल का बहुत बड़ा काम है। जी जी, इसलिए हम अपने केसेस को निकाल पाते हैं मेडिकल के ग्राउंड के आधार पे ही, और अपने काम को कभी हम भार नहीं महसूस करते, एंजॉय करते हैं। कोई साक्षी आ गया, डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स मोड में गए, फाइल पड़ी हुई है ही है, और गवाह को के फेस को पढ़ा, इसके अंदर क्या है, इससे क्या पूछेंगे तो ये क्या जवाब आएगा, तो हो जाता है। वकील साहब, जो कोर्ट में जिरे होती है, बहस होती है, तो हमारा सवाल वहां पर उठता है कि गवाह से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा विस्तृत प्रश्न है, इसका जवाब भी विस्तृत है, लेकिन इसको संक्षिप्त करके हम आपको जरूर बताएंगे। पहला तो यह है कि दो तरीके से साक्ष्य होता है। पहले चीफ एग्जामिनेशन होती है, मुख्य परीक्षा होती है। तो जो साक्षी आता है उसने जो FIR में, तहरीर में अपना अभियोजन कथानक लिखा होता है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी हुई होती है, उसी को हमारे जो सरकारी वकील होते हैं, APOs होते हैं, DGCs होते हैं, DGCs होते हैं, वो उसको वैसा लिखा देते हैं। अब अगर FIR एनसाइक्लोपीडिया हो तो FIR को ही एनसाइक्लोपीडिया मान लिया जाए कि सब कुछ FIR में होना चाहिए, तो विवेचना की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात। अगर विवेचना ही पर्याप्त है तो ट्रायल की क्या जरूरत है? इसलिए पहली बात तो हमारा आपके सवाल का पहला जवाब यह है कि FIR जो है वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, तहरीर एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पहली सूचना संक्षिप्त हो सकती है, लेकिन वो तथ्यपरक कितनी है इस बात को देखा जाएगा। अब चीफ बयान लिखा दिए जाते हैं। अब बात आती है कि क्रॉस कितना किया जाए, यही तो जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉस कितना किया जाए? FIR में कुछ भी लिखा हो, लिखा होता रहे। 161 के बयान में विवेचना के दौरान जो विवेचक ने बयान लिखे हैं, कुछ भी बयान लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना चीफ बयान में
मुख्य परीक्षा में लिखाया गया है उसी को हमें तोड़ना होता है, एफआईआर भले ही उससे अलग हो। अब बात आती है आपका सवाल वही, क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। क्या नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए तो बहुत बाद की बात है, लेकिन क्या नहीं पूछना चाहिए, प्रतिपरीक्षा के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ये पहले नोट करना पड़ता है। क्या नोट करना होता है कि ऐसी कोई चीज कि अभियोजन कथानक को पीड़ित पक्ष की बात को साबित तो नहीं कर रहा है, उसने जो लिखाया है उस बात को साबित तो नहीं कर रहा है, उसे तोड़ना ही तो है। बिल्कुल। उसने जो कहा है अपने बयान में उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना है। अगर सीधा सीधा टूट नहीं पा रहा है, कभी कभी होता है गवाह बहुत मजबूत होता है, पढ़ा लिखा बहुत समझदार होता है, तो उस स्टोरी को फिर डाउटफुल करना पड़ता है, संदेह पैदा करना होता है, हमें यह साबित करना होता है कि ये साक्षी झूठ बोल रहा है, ऐसे सवाल डालने पड़ते हैं। तो सवाल आपका वही बात आती है कि क्या पूछना नहीं चाहिए, तो हमारा जवाब यह है, जो चीज, जो सवाल अभियोजन कथानक को साबित करते हो वो बिल्कुल नहीं पूछें। उनको तो साइड में लिख लीजिए कि इस पे कुछ नहीं पूछना है। अब बात आती है क्या पूछना है, वो पढ़ा लिखा कितना है। अगर पढ़ा लिखा होगा तभी तारीख समय बताएगा, अगर अंगूठा छाप पे तारीख बताएगी, इट मीन्स पैरट लाइक स्टेटमेंट, तोते की तरह उसको रटाया गया है। तो ये सब चीजें गवाह की जो अपनी मनोदशा है, उसकी शिक्षा दीक्षा है, वो किस स्तर का है, उससे वैसे ही सवाल किए जाएंगे। लेकिन घटना कहीं साबित तो नहीं हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। अब थोड़ी बात इसमें और हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों रखा गया, जो जिरह होती है इसका कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया, इसे क्या जरूरत थी। ये बहुत पुरानी परंपरा है राजे महाराजों के समय की। जब तक प्रतिपरीक्षा नहीं करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक उसकी जो आत्मा है वो निकल के नहीं आएगी, सच्चाई निकल के नहीं आएगी। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, सवाल घुमा के पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति सीधा सीधा रट के आता है, उसका अधिवक्ता उसे सीधा सीधा बयान समझा के भेजता है, तो जो वो सीख के आया है आपको वहां से शुरू नहीं करना है। अगर आपने वहां शुरू कर दिया तो वो फिर आपकी पूरे प्लानिंग को धराशायी कर देगा। तो जो सोच के आया है वो तो आपको पूछना ही नहीं है, उससे हट के पूछिए। वो शुरू से याद करके आया है, आप बीच से उठा लीजिए, बीच से शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल लास्ट से शुरू कर दीजिए, लास्ट से शुरू करके फिर शुरू में आ जाए, शुरू आके फिर बीच में आ जाइए। तो उसके दिमाग को तितर बितर कर दीजिए, गुस्सा दिलाइए उसे। क्रोध में जो है विवेक खो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब तो मुकदमे का सर्वनाश हो जाता है। और बताइए। ठीक है वकील साहब, आपने बहुत समय दिया कीमती, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपने हमारा स्टेटमेंट लिया। अगर अच्छा लगा हो तो दर्शकों को के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। बाय बाय। तो सुना आपने हरिओम भारद्वाज जी को, जाना क्राइम के बारे में, मेडिकल के बारे में, कैसे पता करते हैं कि कौन सी चोट किससे लगी, किस हथियार से लगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको दिया, और मिलते हैं अगले शख्स के साथ, अगली शख्सियत के साथ। बने रहिएगा हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। तो जाते जाते याद रखिएगा, जहां खाई थी ठोकर निशा छोड़ आए, हम अपने दर्द के तमाम तर्जुमा छोड़ आए। तमाम उम्र हमारी सफर में गुजरेगी, जमी के इश्क में आसमां छोड़ आए। मिलते रहिएगा अगले संडे, फिर मिलेंगे एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प।